हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम कहाँ तक कर चुके हैं, जरा रिकॉल करते हैं। राइट, साइंस डिलाइट में हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ा है। मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। राइट, अब इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई मैटर कितने टाइप्स में हो सकता है, क्या रेंज हो सकती है, तो हमने इसमें भी बात की थी कि मैटर बेसिकली क्या रेंज होती है, वो एक हाथी के बराबर या वेल के बराबर भी हो सकता है, और प्रियॉन्स जो कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते थे, बहुत छोटे होते थे, ठीक है, वो भी हो सकता है। राइट, फिर इसके बाद हमने बात की थी कि भाई मॉडर्न साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसोफर्स या ग्रीक फिलोसोफर के हिसाब से मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या थे। तो इसमें हमने पंच तत्व के बारे में बात किया था। ग्रीक फिलोसोफर ने किसके बारे में बात किया था? रूट्स के बारे में बात किया था, जो 4 थे। ठीक है, अब इसमें हमने मॉडर्न साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में बात की, तो यहाँ पर क्या थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? उसके बाद जब हमने यहाँ तक कर लिया था तो उसके बाद हमने कन्वर्जन्स की बात की थी कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। लिक्विड से जब सॉलिड में आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। राइट, तो उसमें हमने आइस की बात की थी कि आइस को मेल्ट करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और आइस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कितना चाहिए होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए होता है। मतलब आइस को लिक्विड में और लिक्विड को वापस आइस से बनाने के लिए उतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उसमें हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स की। राइट, फिर उसमें हमने बात की इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन में हमने क्या बात की थी? इवेपोरेशन में हमने कहा था कि क्या होता है? लिक्विड से गैसियस फेज में जाने के लिए। तो वहां पर भी हमने क्या बात की थी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो हमने बोला था सर इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है? तो इवेपोरेशन बोला था स्लो टेक्निक होती है। राइट, वो सिर्फ सरफेस से हो रही होती है, लेकिन इवेपोरेशन वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन में बॉइलिंग करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टर्म्स की बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो जाए, और मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कहां तक? हमने अभी तक कहां तक बात कर ली है? एक बार बस उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट, अब देखो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं किसकी? इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की, राइट। इवेपोरेशन के अलावा हमने किसकी बात कर ली थी? इवेपोरेशन में इस इवेपोरेशन के अलावा मेल्टिंग की बात कर ली है। मेल्टिंग हो गया है। मेल्टिंग के अलावा और क्या हो गया है? फ्रीजिंग हो गया है। ठीक है, कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फ्रीजिंग और मेल्टिंग में एक और चीज हमने बात की थी जिसे हम क्या बोल रहे थे? लेटेंट हीट। राइट, लेटेंट हीट की बात हो गई थी। फिर इसमें लेटेंट हीट ऑफ क्या? ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हो गया था। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो गया था। ठीक है, वेपराइजेशन भी हो गया था। ठीक, अब देखो इवेपोरेशन, अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन क्या हो रहा था? इवेपोरेशन लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को बोलते हैं। राइट, और यहां पर, ठीक है, ये गैस। ठीक, यहां पर मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड। और फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड से वापस सॉलिड। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बताया था? आइस के बारे में बताया था कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो भी, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। राइट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सिर्फ वही टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना है जो स्टेट को चेंज करने में मदद करे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में वही टेम्परेचर प्रोवाइड करना है जो स्टेट को चेंज करने में। राइट, फिर यहाँ पर हमने एक टर्म और पढ़ी थी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या पढ़ी थी? इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, लेकिन वेपराइजेशन ही एक इसका फॉर्म था जहां पर लिक्विड से वेपराइजेशन होता था। लेकिन कहां पर? लिक्विड से वेपराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना बताया था, वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हमने बताया था तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो कुछ चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है, ठीक है। कुछ चीजें क्या कि ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, नहीं, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसमें पढ़ोगे कि सर जब जब प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर जो आपको ये 100 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ना, ये है 1 atm प्रेशर पर। atm का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हम पर क्या लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है, तो वो एक एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। प्रेशर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड्स मतलब जैसे मान लो पहाड़ों पे आप जाते हो, तो वहां पर खाना प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वहां पर प्रेशर होता है कम, ठीक है, प्रेशर कम होता है, तो पानी जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, ज्यादा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी पानी को बॉइल करने के लिए, ठीक है, इस वजह से। तो आप हमेशा याद रखेंगे प्रेशर पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में अगर जहां तक हम बात करते हैं तो कंडेंसेशन होता क्या है, कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो, लिक्विड से, जिसमें क्या हो, सॉरी गैस से किसमें कन्वर्जन हो रहा हो, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो, राइट। गैस से किसमें कन्वर्जन हो रहा हो, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो। तो लिक्विड में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो आसपास की गैसेस हैं वो यहाँ पर ऐसे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, जैसे एक ग्लास है और उसमें आपने आइस क्यूब्स भरे हुए हैं, राइट। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो आसपास की गैसेस होती है ना, ये डिफरेंट गैसेस होती है ना, ठीक है। तो ये गैसेस इसके सरफेस पे आके चिपक के क्या बन जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन, ठीक है। ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, आपको यहाँ पर दिख जाएंगी वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, कंडेंसेशन होता क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स क्या, लिक्विड, ठीक है। इट इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन वेयर लिक्विड वाटर बिकम्स अ वेपर, बराबर। लिक्विड किसमें, जो बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन आपने किस में देखा होगा, आप नॉर्मली बात करते हैं सब्लिमेशन किस में होता है, तो सब्लिमेशन नैप्थलीन में होता है। नैप्थलीन कपूर आपने देखा होगा, सॉलिड से गैस में चला जाता है। या एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को भी आप हीट करोगे तो सॉलिड से सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं। देखो आपने यहाँ पर नोट किया होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये सॉलिड से सीधा किसमें, गैस में। इसमें एग्जांपल ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राई CO2 ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, ड्राई आइस भी बोलते हो, ड्राई आइस। ये आप बोल सकते हो सॉलिड CO2, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड CO2 है, ठीक है, सॉलिड CO2। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैमोफ्लेज हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सॉलिड पार्टिकल है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड सारे के सारे, ठीक है। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस देख लो, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सबस्टेंस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज, कब, विदाउट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए था, आपने अभी तक पढ़ा है कि सॉलिड से पहले क्या बन रहा था, लिक्विड बन रहा था, और लिक्विड से फिर जाके गैस हो रही थी, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को आपने बोल दिया था लिक्विफिकेशन, या जिसको हम मेल्टिंग बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में हो जाएगा बॉइलिंग। और जो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जा रहा है तो इसे हमने क्या बोला, सब्लिमेशन, राइट। बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन तो हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, राइट। एक्टिविटी क्या हो सकती है, देखें जरा, देखो ये आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो बर्नर से, जिससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके वेपर जो है, देखो कॉटन प्लग तो इसलिए लगाया हुआ है ताकि वेपर उड़े ना, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो ये डिपोजिशन है, देखो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड की, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ सॉलिड से, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl से ये गैसेस में कन्वर्ट हुआ, और गैसेस से सीधा किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस से वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल होता है किसका, सब्लिमेशन का। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, देखो ठीक है, प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, प्रेशर से क्या होता है, देखो गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी हमने बात की थी इसमें, कि ये क्या है, LPG, और एक और अगर सिलेंडर आपका होता है दैट इज CNG भी होते हैं। ठीक है, CNG, LPG की फुल फॉर्म बताई थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG की क्या बताई थी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस कंप्रेस हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर, यूनिट ऑफ प्रेशर बताई हुई है। यूनिट ऑफ प्रेशर जनरली किस में आई है, पास्कल में। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा प्रेशर नापने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में जनरली आपने देखा होगा वहां पर ऐसा होता है बैरोमीटर। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया प्रेशर नापने के लिए, तो वहां पर एक लाइन होती है, ठीक है, राइट, और उसमें एक लिक्विड भरा होता है दैट इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी रहता है। तो मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे, तो आप यहाँ पर हमेशा बोलोगे कि एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ATM से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। अगर आपको mm ऑफ Hg में समझ में नहीं आता तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये भी एक यूनिट होती है, राइट। तो mm ऑफ Hg में भी आप फर्दर आगे यूज करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. Obviously, जितना भी एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर लगा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 1 atm। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। हाई एल्टीट्यूड्स में जाओगे तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो ना तो आप सांस लेना में प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है, सफोकेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे लद्दाख जाते हो आप, तो लद्दाख में आपको जाने, जब आप लद्दाख जाओगे तो आपको डायरेक्टली सैर सपाटे में नहीं भेज देंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, आपको बोलेंगे थोड़ा आप रेस्ट करो, ठीक है, ताकि आप यहाँ के टेम्परेचर और ऑक्सीजन के लिए अकोमोडेट हो जाओ। फिर भी नहीं तो आपको दवाई देंगे, ठीक है, क्यों, ताकि आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए, नहीं तो आपको चक्कर आके गिर जाओगे कहीं। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कितना, 1 atm होता है, और इसको हम ही क्या लेते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम हमारे पास क्या आई है, इवेपोरेशन की टर्म आई है। नेक्स्ट टर्म क्या आई है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन आपको पता ही है, इवेपोरेशन क्या होता है, जब भी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्जन होता है, ठीक है, 1 atm में। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसेस फेज। सिंपल है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कि भाई प्रोसेस तो हम पढ़ते हैं कि भाई इवेपोरेशन क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसकी बात करते हैं। इवेपोरेशन मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमने मेल्टिंग में पढ़ा था, मेल्टिंग में क्या पढ़ा था कि जब आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हो तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हीट करते हो तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या बढ़ जाती है, हीट करने पर, अगर आप बर्नर से उसको हीट करते हो तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाती थी, मॉलिक्यूल बढ़ जाते थे,
ठीक है, बढ़ जाते थे, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बराबर। ठीक है, लेकिन अगर आप लिक्विड में और हीटिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, लिक्विड की हीटिंग और करना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स जो पहले एकदम चिपके चिपके थे अब वो थोड़ा दूर दूर हुए, लेकिन अगर आपने और ज्यादा इसकी हीटिंग की तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल और दूर दूर चले जाएंगे, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे और दूर, हीटिंग करने पर वो किसमें, जैसे दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर चले गए तो हमने क्या बोला, ये गैसेस में कन्वर्ट हो गए। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ड्यू टू, इवेपोरेशन इज ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ मैटर। बात समझ में आई। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। तो ऑब्वियसली जब सॉलिड में था तो सॉलिड में तो आपस में चिपके हुए थे, सॉलिड में चिपके हुए थे तो लिक्विड में थोड़ा दूर गए और गैसेस में एकदम दूर चले गए। ठीक है, तो वापस से जब आप ठंडा करोगे चीजों को तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो पहले लिक्विड में और फिर गैसेस में कन्वर्शन हो जाएगा, सॉरी लिक्विड में फिर सॉलिड में कन्वर्शन हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, डिसऑर्डर फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, इस वजह से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को, उसकी बात करते हैं। तो देखो आप खुद सोचो, इवेपोरेशन की सिंपल सी टेक्निक्स हैं आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले देखो जैसे इवेपोरेशन कहाँ होगा, कहाँ जरूरत है इवेपोरेशन की, तो कपड़े सुखाने में सबसे कॉमन है। आप नहाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले देखो कपड़े को फैला के रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा वॉशिंग मशीन से निकाला और एज इट इज पटक दिया तो इवेपोरेशन होता रहेगा। हाँ, वहां पर भी इवेपोरेशन होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा। कपड़े को अगर आप फैला देते हो तो उससे क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से उसको ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है, इवेपोरेट हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मान लो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है और चाय पीनी है, और चाय पीनी जरूरी है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि भाई चाय भी पीनी है मुझे, तो आप क्या करते हो, एक कप लेते हो, सॉसर लेते हो, फटाफट या प्लेट में या कटोरी में, ठीक है, आप क्या करते हो, चाय डालते हो, ठीक है, और उससे फटाफट पीते हो। तो उससे क्या होता है, जब कप की अगर मैं बात करूं तो कप कैसा होता है, कप तो आप ऐसे देख लो कि कप तो ऐसा है एकदम, कप या ग्लास जो है वो ऐसा है, उसमें चाय है, ठीक है, तो सरफेस एरिया कम मिल रहा है। लेकिन उसी कप को अगर आप एक बाउल में या एक प्लेट में डाल दो तो उससे क्या हो गया, ज्यादा मॉलिक्यूल को उड़ने में मदद मिल जाती है, इस वजह से वो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। तो सरफेस एरिया पहला, ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखो ये जो साइन है ना, आपको ये जो साइन दिख रहा है, इस साइन को आप यूजुअली बोलते हो क्या, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है, ये साइन थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए शायद, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे आप लोग तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा था, कपड़े सुखाएंगे ना, तो कपड़े कैसे सुखाते हैं, फैला के सुखाते हैं, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर आप उसको सॉसर में डाल देते हो, राइट, ओके, तो उसमें जल्दी ठंडी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, इवेपोरेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा सा एग्जांपल क्या देंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल पीस है, राइट, एक आपने एक मेटल पीस लिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक मेटल पीस लिया, ठीक है, या लकड़ी ली, ठीक है, ये वुड ले लिया आपने, और ये लकड़ी कैसी है, ये लकड़ी कैसी है, गीली है, ठीक है, ये लकड़ी वेट है। अब इसको सुखाना है मुझे, तो इवेपोरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, या तो एक काम कर सकता हूं, इस लकड़ी को धूप में रख दूं, ठीक है, कि इस लकड़ी को मैंने क्या कर दिया, अंडर द सन रख दिया, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा सन का, सन की वजह से, और यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस तेज हो जाएगी। ठीक है, या जब पहले लोग लकड़ियां जलाते थे और गीली लकड़ियां जंगल से लेके आते थे तो लोग क्या करते थे, उसको, चूल्हा होता है ना, ठीक है, जैसे पहले तो लोग चूल्हे में यूज करते थे, ठीक है, लकड़ियां, तो वो क्या करते थे, जैसे मान लो ये चूल्हा है, ये अंगीठी है, ठीक है, और यहाँ पर लकड़ियां डाली हुई है, ये आग जल रही है, तो यहाँ पर अपने ही घर में ऐसे ऐसे बना देते थे, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट आग के ऊपर, आग के मतलब उन पे लकड़ियों में आग भी ना पकड़े और लकड़ियां सूख भी जाए, तो आग के ऊपर, ठीक है, लकड़ियां रख देते थे ताकि क्या हो जाए, इनमें भी इवेपोरेशन जल्दी हो जाए।
ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन होगा। ठीक है, अगर आप लोग मान लो चाय बनाते हो, ठीक है, या दूध बनाते हो, दूध गर्म करते हो, ठीक है, ठीक है, और दूध जो होता है ना सबसे ज्यादा धोखा वही देता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप देख रहे हो तो दूध नहीं उबलेगा, लेकिन अगर आपने देखना बंद किया तो दूध उबल के गिर जाएगा उसी टाइम, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपने रात को दूध गर्म करने रखा और आप सो गए, ठीक है, आप क्या कर गए, सो गए, तो क्या होगा, दूध तो गैस के ऊपर है ही, तो क्या होगा, टेम्परेचर उसको कंटिन्यूअसली मिले जा रहा है, तो क्या होगा, पतीला जल जाएगा, दूध उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो सारा दूध तो गायब हो गया। सेम एज इट इज पानी के केस में भी होता है। ठीक है, पानी के केस में भी आप टेम्परेचर दो, पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट तो यह पक्का ही किया होगा कि उसमें क्या है, जैसे सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है प्लस वाटर आपने यूज किया, तो उसमें आपने कोई भी बड़ा सा सॉसर लिया, उसमें सॉल्ट और वाटर लिया और इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इसको गैस के ऊपर रख दिया और इसको इवेपोराइज करने दिया। अगेन क्या हो जाएगा, वाटर सारा का सारा वेपराइज हो जाता है टेम्परेचर। तो गैस के ऊपर क्यों रखा, वो तो ऐसे धूप में भी रख सकते थे, धूप में रख सकते थे, लेकिन धूप में टेम्परेचर मिलता कम, उसको 2-3 दिन लग जाते हैं वेपराइज होने में, राइट। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ाओगे तो आप क्या बोलोगे कि सर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, ताकि यहाँ पर डेफिनेशन भी आ जाएगी ना, देखो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया ये चीज, आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देखो, रेट ऑफ टेम्परेचर दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जब भी ये 1 में आ जाता है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आएगा तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, प्रेजेंट इन सराउंडिंग बोल लो, चलो ठीक है, सराउंडिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कब होती है, मान लो बारिश हुई और बारिश के बाद धूप निकल गई, ठीक है, वो भी अच्छी खासी, तो क्या होता है, जितनी भी नमी होती है, जितना भी मॉइस्चर होता है किसमें, अर्थ सरफेस से, वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज हो जाता है एनवायरनमेंट में आता है, तो जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो चिप होता है ना, तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो उस टाइम पीरियड पे भी इवेपोरेशन कम होती है, इसलिए तो चिपकता है बॉडी में, जो हम प्रेस्पायर करते हैं, पसीना निकलता है तो बॉडी में चिपकता है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में भी आप क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, सरफेस एरिया, दूसरा क्या बोला, टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया और टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जब हम तीसरी बात करते हैं ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वही सिम्टम्स होता है कि अगर एक चीज बढ़ते तो दूसरी चीज घटते। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एक पर्सन है, देखो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में, तो पसीना क्या हो रहा है, उसी की बॉडी से चिपका हुआ है, इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, देखो, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हम सर्दियों बोल रहा हूँ, गर्मियों में पंखा चलाते हैं, पंखा क्यों चलाते हैं भाई, पंखा चलाने से क्या होगा, ठीक है, तो पंखा चलाने से क्या होता है, इवेपोरेशन स्पीड बढ़ जाती है। सिंपल सी एग्जांपल देखो, मान लो बारिश हो रही है, आपको कपड़े सुखाने, स्कूल यूनिफॉर्म अपने धोई और सुखाने डाली, तब तक बारिश हो गई, लेकिन आपको कल चाहिए क्योंकि आपको स्कूल जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, मम्मी क्या कर देती है, पंखे के नीचे सुखाने रख देती है। उससे क्या होता है, विंड स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी इवेपोरेशन भी बढ़ता है। पंखा चलाने का या कूलर चलाने का यही मेन मोटो होता है कि इवेपोरेशन बढ़ जाए। इवेपोरेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी तो आगे हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन जितनी ज्यादा तेजी से होती है ना, कूलिंग भी बढ़ती है। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप परफ्यूम्स डालते हो हाथ पे परफ्यूम लगाया तो ठंडा ठंडा लगता है, क्यों लगता है ठंडा ठंडा,
क्योंकि वो क्या कर देता है, परफ्यूम क्या करता है, आपके बॉडी के मॉइस्चर को एकदम से वेपराइज कर देता है। ठीक है, वेपराइज कर देता है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आसपास की गर्म हवा तो उड़ गई, तो बचा क्या, ठंडी हवा, तो ठंडा हो जाता है बॉडी। ओके, इवेपोरेशन जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपको कूलनेस, ठंडी फील होगी। ठीक है, पंखा भी सेम वही काम करता है। पंखा आपके आसपास की गर्म हवा को क्या कर देता है, उड़ा देता है, तो आपको अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर कपड़े लगे हुए हैं, तो कपड़े क्या है, हवा के साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, राइट, तो जितनी ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन भी होगा। राइट, देखो, ठीक है, यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है, हवा, फैन से हवा ले रही है ताकि क्या हो जाए, इवेपोरेशन ज्यादा हो तो उसको कूल फील हो। ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, देखो, एब्जॉर्ब एनर्जी, आसपास की एनर्जी को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब जैसे मान लो, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन है, ठीक है, और ये बेहाल है गर्मी से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके सामने पे एक फैन चला दिया। ठीक है, एक फैन लगा दिया आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फैन लगा दिया और फैन से हवा आनी शुरू हुई, फैन से हवा आनी शुरू हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जो गर्म हो चुके होंगे वो तो उड़ जाएंगे, ये तो उड़ जाएंगे। तो अब सिचुएशन क्या हो गई कि यहाँ पर जो पर्सन है उसके पास जो नए मॉलिक्यूल आए, ठीक है, तो उसने आसपास की जितनी भी एनर्जी थी, उसने आसपास की जितनी भी एनर्जी थी उन सब को एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसको, इस पर्सन को कैसा फील हुआ, ठंडा फील हुआ, क्योंकि आसपास की जब गर्म हवा किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने, या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको कैसा फील होगा, अब आपको कूल फील होगा। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग पाम टू फील कोल्ड। ठीक है, ये आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कहाँ पूछा जा सकता है कि why we feel cool or cold when perfume is sprayed in your palm, राइट। तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि वहां पर क्या होता है, परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके बॉडी की एनर्जी को, जितनी भी गर्म, जो हाई एनर्जी थी उसको गेन कर लेते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो बची क्या, अब यहाँ पर नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो नए मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी की हीट को गेन कर लेंगे। अब बॉडी की हीट को गेन कर लेंगे तो क्या, बॉडी को कैसा फील होगा, ठंडा। ठीक है, जब बॉडी से हीट जाएगी तो बॉडी को कैसा फील होगा, ठंडा ही फील होगा। तो वही ये चीज बता रहे हैं, राइट। देखो, ये नेल पेंट है, या नेल पेंट के अलावा पेट्रोल, अगर आपने पेट्रोल कभी देखा हो तो पेट्रोल से भी क्या होता है, पेट्रोल जैसे जैसे इवेपोरेट होता है ना, वैसे वैसे कूलिंग इफेक्ट आता है उससे। ठीक है, ये चीज आप भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है, व्हाई आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए गए हैं ये वाले पार्ट। ठीक है, तो हॉट सनी डे में, व्हाई आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or open ground because large latent heat of vaporization water helps to cool the hot surface। देखो, ये एग्जांपल देख लो, ये लोग क्या करते हैं गर्मियों में, ठीक है, क्या करते हैं, छतों में पानी का छिड़काव करते हैं, या आसपास के उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पानी, देखो, पानी लैंड है, ठीक है, लैंड में सॉइल प्रेजेंट होती है, स्टोन प्रेजेंट होती है, तो वो इजीली वेपराइज नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब किए बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो वो हीट हमको ही मिलती रहेगी, गर्म होता रहेगा। तो जब भी आप यहाँ पर, जैसे मान लो ये जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड है आपके पास, तो इस लैंड में सॉइल्स, ऐसे कंकड़ पत्थर हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक पाइप लिया, इससे पानी का छिड़काव कर दिया। पानी का छिड़काव से आपको पता है, पानी जैसे ही यहाँ पर टच होगा तो पानी तो इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा ना, एज कंपेयर टू सॉइल, या क्या बोलते हैं आपका पेबल्स, राइट। ठीक है, तो जैसे ही पानी इवेपोरेट हुआ तो पानी ने क्या किया, आसपास की सारी हीट को समेटा, ठीक है, अपने पास, अपने मॉलिक्यूल्स में एक्वायर किया और वेपराइज हो गई। तो आसपास का एनर्जी लॉस हुई है,
अगर हीट एनर्जी लॉस हो गई तो आसपास का कैसा हो जाएगा एनवायरनमेंट, कूल हो जाएगा, इसीलिए पानी का छिड़काव किया जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ परफ्यूम्स ऑन द बॉडी कूलनेस, ठीक है, ऑन बॉडी कॉजेस कूलनेस, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है, हमको अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इवेपोरेशन। पहला, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं समर, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, पता है, ठीक है। देखो कॉटन क्लोथ की बहुत, आपने कॉटन देखा होगा ऑब्वियसली, कॉटन कैसा होता है, कॉटन कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कॉटन होता है। अगर इस कॉटन को आप पानी में डालोगे, ये वाटर के उसमें डालोगे, तो ये कॉटन क्या कर लेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वैसे ही जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जो ये कॉटन क्लोथ्स होंगे, एक सेकेंड, हाँ, जो ये कॉटन क्लोथ्स होते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी एक कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन के कपड़े में जैसे ही मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसकी बॉडी प्रेस्पायर कर रही है, ठीक है, बॉडी से पसीना आ रहा है, ठीक है, तो पसीना क्या करेगा, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, कॉटन क्लोथ क्या कर लेगा, पसीना एब्जॉर्ब कर लेगा। पसीना एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, इजीली जब उसने एब्जॉर्ब किया तो अब वो कॉटन के पूरे कपड़े में पसीना फैल गया, और उसके माइन्यूट पोर्स के थ्रू ये क्या हो जाएगा, माइन्यूट पोर्स के थ्रू इजीली क्या हो जाएगा, कॉटन में जो माइन्यूट पोर्स है उनके थ्रू ये इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप वही नायलॉन के कपड़े पहनते हो या पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हो तो आपको वो कपड़ा चिपकता है बॉडी, क्यों, क्योंकि वहां पर माइन्यूट पोर्स ढंग से प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं किसको, स्वेट को, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, वो चिप सा होता है, राइट। चलो आगे देखो, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट, ऑन द बॉडी सरफेस चेंजेस इनटू वेपर्स, राइट। तो ये चीज है, तो हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग बॉडी कूल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, राइट। अब देखो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्या बोला था मैंने, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, सो फॉर इजी एब्जॉर्प्शन, इवेपोरेशन, फॉर इजी इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इजी हो जाएगा, मतलब कॉटन ने आपकी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब किया और उसको एक्सपोज कर दिया एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट से वो क्या हो गया, जितना जल्दी इवेपोरेशन हो तो आपकी बॉडी को अच्छा फील होगा कॉटन क्लॉथ्स में, इसीलिए पहने जाते हैं, राइट। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज बीट द हीट, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में आपको दिक्कत होती है, सबको होती है, ठीक है। चलो, वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स, ये भी देखा होगा, ठीक है, अब तो खैर फ्रिजेस आ गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, ऐसे मटके यूज करते थे, ठीक है, किसके, क्ले के, जनरली चिकनी मिट्टी के घड़े होते थे, ठीक है, तो वो यूज करते थे। अब उससे क्या होता है, देखो पॉट्स में क्या होता है ना, पॉट्स में बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स, ठीक है, तो जैसे इसमें लिक्विड है ना, तो ये माइन्यूट पोर्स से लिक्विड क्या हो जाता था, वेपराइज होता रहता था कंटिन्यूसली, तो घड़ा हमेशा ही गीला रहता है, आप कभी नोट करोगे घड़ा हमेशा ही गीला रहता है, गीला क्यों रहता है, एक तो पानी भरा रहता है, दूसरा कंटिन्यूसली पानी का इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है, तो पानी का इवेपोरेशन होता रहेगा तो पानी अंदर का पानी कैसा रहेगा, उसका, उसके अंदर का पानी कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, ठीक है, घड़े में पानी गर्म नहीं होता है, ठीक है, एकदम चिल्ड नहीं रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रिज, वो यूजुअली घड़े रखते हैं, मटके रखते हैं, राइट। देखो ये है अर्दन पॉट्स, ठीक है, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज से पता है आपको, फ्रिज से क्या होता है, कंटिन्यूसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, CFCs निकल रहे होते हैं, जो हमें पता है ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। देखो ठीक है, यहां तक आपका ये वाला चैप्टर था, ठीक है, यहां पर आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग खत्म हो गया, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स हो, एक बार प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस, एक बार एनसीईआरटी एक बार आप रीड करो, ठीक है, उसमें जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में आपको एक तो इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, दूसरे मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीसरे जो टेम्परेचर वाला याद है ना, T डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करना, केल्विन में कन्वर्ट करना, तो वो वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक बार इनको ट्राई करना और मुझे बताना कि सब सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं होगा तो हम एक इसके क्वेश्चन सीरीज भी ले आएंगे,
ठीक है। तो हर एक इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन सीरीज ले आएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए। अगर नहीं भी होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। कौन है बताओ? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपके। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार इसको आप पढ़ें। ठीक है, और इसको एज अ रट्टाफिकेशन मत लगाना। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, आप समझोगे, आप खुद ही लिखोगे आंसर्स। ठीक है, आंसर्स को कभी भी याद करने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो, खासकर साइंस में। ठीक है, साइंस इज ऑल अबाउट K2। कौन से K2 बताए थे? K2 दो तरह के थे, क्यों और कैसे। जब आपको ये दो सवाल मिल जाएंगे ना, इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो साइंस बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। राइट, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।